भारत में हर साल करोड़ों लीटर बारिश होती है, फिर भी हर गर्मी में पानी की कमी की खबरें क्यों आने लगती है। एक तरफ कुछ इलाकों में बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ लोग पानी के टैंकरों के पीछे लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। आखिर इतना पानी गायब कहाँ हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, इसका जवाब सिर्फ नदियों में नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे छिपा हुआ है। जरा सोचिए, अभी अगर बारिश शुरू हो जाए तो उस पानी का क्या होगा? कुछ पानी नदियों में जाएगा, कुछ झीलों और तालाबों में, लेकिन उसका एक हिस्सा धीरे धीरे जमीन के अंदर उतर जाएगा और सालों तक वहीं जमा रहेगा। वैज्ञानिक इसे एक्वीफर कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो यह जमीन के नीचे छिपा पानी का एक विशाल भंडार है। एक ऐसा भंडार जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है। हो सकता है आपके घर तक आने वाला पानी किसी नदी, तालाब या बांध से आता हो, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ नदियों की नहीं है, क्योंकि हमारे देश की खेती और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें आज भी बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर पर टिकी हुई है। और हो सकता है आपने भी अपने आसपास यह बदलाव महसूस किया हो। शायद आपके गांव में, आपके शहर में या आपके किसी रिश्तेदार के इलाके में पहले जहां कम गहराई में पानी मिल जाता था, आज कई जगह उससे कहीं ज्यादा गहराई तक बोरिंग करनी पड़ रही है। अगर आपने भी ऐसा बदलाव देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें कुछ दशक पीछे ले जाता है, उस दौर में जब भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। फिर आई हरित क्रांति। हरित क्रांति ने भारत को मजबूत बनाया, देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा, लाखों किसानों को फायदा हुआ। लेकिन इस बदलाव के साथ एक दूसरी कहानी भी शुरू हुई। खेती को ज्यादा पानी चाहिए था और धीरे धीरे देश भर में ट्यूबवेल और बोरवेल बढ़ने लगे। जहां पहले लोग बारिश और कुओं पर निर्भर होते थे, वहां अब जमीन के नीचे से ज्यादा पानी निकाला जाने लगा। समस्या तब बढ़ती है जब किसी इलाके में जितना पानी वापस जमीन के अंदर जा रहा हो, उससे ज्यादा बाहर निकाला जाने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ इलाकों में ऐसी फसलें भी उगाई जाती है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। समस्या तब और बढ़ जाती है जब कम पानी वाले इलाकों में भी ज्यादा पानी वाले फसलें उगाई जाए। और यहीं से हमें एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझ आता है, वर्चुअल वाटर। अब जरा सोचिए, एक किसान चावल उगाता है, उस चावल को तैयार करने में बहुत सारा पानी लगता है, बारिश का पानी, सिंचाई का पानी और कई बार ग्राउंड वाटर भी। अब वही चावल अगर किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो कई वाटर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरह से उस पानी का उपयोग भी उस व्यापार का हिस्सा बन जाता है। इसी विचार को वर्चुअल वाटर कहा गया है। और सच बताइए तो क्या आपने कभी सोचा था कि चावल के साथ पानी भी एक्सपोर्ट हो सकता है? लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्राउंड वाटर की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है, तो मामला सिर्फ इतना नहीं है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि पानी कितना बचा है, सवाल यह भी है कि जो बचा पानी है क्या वह सुरक्षित भी है। गौर करने वाली बात यह है कि कई बार पानी देखने में बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन सिर्फ साफ दिखना और सुरक्षित होना दोनों हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। देश के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड और दूसरे तत्वों की मौजूदगी को लेकर चिंताएं सामने आती रही है। इसका असर सिर्फ पानी पर नहीं बल्कि लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। यानी कई जगह चुनौती सिर्फ पानी की मात्रा की नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी है। सोचिए, अगर पानी दिखने में साफ हो लेकिन धीरे धीरे वहाँ पानी शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो तो समस्या कितनी गंभीर हो जाती है। और अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो चेतावनी की तरह काम करते हैं। कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में पानी को लेकर हालात इतने गंभीर हो गए थे कि पूरी दुनिया का ध्यान वहाँ चला गया था। इस दौरान एक शब्द चर्चा में आया, डे जीरो। अगर हम समझे तो डे जीरो का मतलब वह स्थिति है जब पानी को लेकर गंभीर संकट हो जाए, जब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की चिंता होने लगे। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन पानी को लेकर चिंताएं यहाँ भी समय समय पर सामने आती रही है। आपको शायद याद हो, कुछ साल पहले चेन्नई में भी पानी को लेकर गंभीर चुनौतियां देखने को मिली थी। जलाशयों का स्तर नीचे चला गया था और शहर को पानी की आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। यही वजह है कि वाटर एक्सपर्ट्स बार बार एक बात कहते हैं, पानी का संकट अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। और जब तक हमें उसकी गंभीरता समझ आती है तो कई बार काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों ने साबित किया है कि हालात बदले जा सकते हैं। अगर समस्या इंसानों ने पैदा की है तो समाधान भी इंसान ही निकाल सकते हैं। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समाधान आधुनिक तकनीक में छिपे हैं और कुछ हमारे अपने इतिहास में। राजस्थान के अलवर के कुछ गाँवों की कहानी काफी दिलचस्प है। कुछ दशकों पहले वहाँ पानी को लेकर गंभीर चुनौतियां थी, लेकिन लोगों ने मिलकर बारिश का पानी रोकने की कोशिश शुरू की। छोटे छोटे जोहड़ बनाए गए, पुरानी जल संरचनाओं को फिर से जीवित किया गया और धीरे धीरे आसपास के इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार देखने को मिला। यह कोई जादू नहीं था, यह सिर्फ पानी को समझदारी से संभालने का नतीजा था। ऐसी ही एक कहानी महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि गांव की भी है, जहां लोगों ने मिलकर पानी को बचाने का काम किया, बारिश के पानी को रोकने की कोशिश की और समय के साथ बदलाव देखने को मिला। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है, पानी की समस्या बड़ी जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और अगर दुनिया की तरफ देखे तो इजराइल का नाम अक्सर सामने आता है।
वहाँ शुरू से ही पानी की कमी रही है, लेकिन उन्होंने पानी की हर एक बूंद को महत्व देना सीखा, नई तकनीक अपनाई, पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके विकसित किए और समुद्र के खारे पानी को साफ करके इस्तेमाल करने जैसी तकनीकों पर भी काम किया। यानी उन्होंने पानी की कमी को तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए चुनौती दी। लेकिन यहाँ एक और बात भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारे पूर्वज भी पानी को सहेजने की कला अच्छी तरह जानते थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में सदियों तक तालाब, बावड़िया, झीलें और जल संरचनाएं बनाई जाती रही है। राजस्थान के बावड़िया हो या मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक तालाब, गोंड चंदेल शासकों के समय विकसित जल संरचनाएं हो या देश के दूसरे हिस्सों की पारंपरिक व्यवस्थाएं, यह सिर्फ निर्माण नहीं थे, ये उस समय का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थे। दिलचस्प बात यह है कि जिन समस्याओं पर आज बड़े बड़े वाटर एक्सपर्ट्स चर्चा करते हैं, उनके कुछ समाधान हमारे पूर्वज सदियों पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। आज हमारी सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ योजनाओं से काम हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पानी की कहानी सिर्फ सरकारों की नहीं है, यह किसानों की भी है, शहरों की भी है और हम सब की भी है। शुरुआत में हमने पूछा था, आखिर इतना पानी गायब कहाँ हो जाता है? शायद अब सवाल यह नहीं कि पानी कहाँ जा रहा है, सवाल यह है कि हम उसे कितने समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बारिश आज भी होती है, नदियां आज भी बहती है और जमीन के नीचे अब भी पानी मौजूद है। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती शायद पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि पानी का सही उपयोग होगा। और शायद यही सवाल तय करेगा कि आने वाले समय में पानी हमारी ताकत बनेगा या हमारी सबसे बड़ी चुनौती। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी अपने आसपास पानी को लेकर कोई बदलाव महसूस किया है? आपके इलाके में पानी की स्थिति कैसी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।